नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं बीपीएससी के उन स्टूडेंट्स के लिए जो 67वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि दिसंबर या जनवरी में आयोजित होगा। ऐसे दिसंबर में ही डेट निर्धारित है, लेकिन इलेक्शन की वजह से आगे डेट बढ़ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि पता चल सके कि पैटर्न कैसा होता है और क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह है बीपीएससी 65वीं पीटी का, जो कि 15 अक्टूबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए, इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी सौमिल, ऑप्शन सी शूद्रक और ऑप्शन डी शौनक। अब इसका सही आंसर क्या होगा। अब एक और चीज़ देखिए कि इसमें ऑप्शन ई भी होता है। बीपीएससी का जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो ऑप्शन ई भी होता है, जिसमें होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है धनवंतरी। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में धनवंतरी का ही नाम था। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। देखिए, यहाँ ऑप्शन ए है सुश्रुत। सुश्रुत धनवंतरी के चेला थे। ठीक है, कौन थे? चेला थे। यहाँ जो देख रहे हैं शूद्रक, तो मृच्छकटिकम के लेखक हैं शूद्रक। मृच्छकटिकम एक किताब है जिसके लेखक हैं शूद्रक। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धनवंतरी गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी और ऑप्शन डी नंदनागरी और बाकी ई ऑप्शन तो आप जानते हैं। तो इसका सही आंसर है खरोष्ठी। खरोष्ठी दरअसल पहले दाहिने से शुरू होता था इस तरह से, और फिर निचला लाइन जो इसके बाद वाली लाइन, दूसरी लाइन फिर बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। जबकि आज जो हम लिखते हैं, आप देखते होंगे कि आज जो हम लोग लिखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं और फिर नीचे आते हैं तो फिर बाएं से दाहिने की ओर लिखते हैं। तो खरोष्ठी लिपि एकमात्र लिपि है जिसको कि हम लोग बाएं से शुरू करते थे। वर्तमान समय में उर्दू खरोष्ठी लिपि एक ऐसी लिपि थी जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, और वर्तमान समय में उर्दू एक ऐसी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। लेकिन उर्दू में क्या है कि बार बार जो लाइन शुरू होता है तो दाहिने से बाएं और फिर अगली लाइन भी दाहिने से बाएं ही। ठीक है, तो इसका सही आंसर है खरोष्ठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए कल्याण, ऑप्शन बी ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी भड़ोच और ऑप्शन डी कैम्बे। और ऑप्शन ई तो जो है वो है ही, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है कि गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, या कह लीजिए वर्तमान समय पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और कल्याण, भड़ोच, कैम्बे ये सब शहर थे जो कि इस ताम्रलिप्ति बंदरगाह से क्या होता था, व्यापार होता था। मतलब एक ही, देखिए थाईलैंड, इंडोनेशिया वगैरह वाले जो देश हैं भारत के, कह लीजिए कि दक्षिण पूर्व की ओर जो देश हैं, उस देश में व्यापार करने के लिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि नज़दीक तो यही पड़ेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था। तो इसका बहुत ही आसान है कि शीर्ष बिंदु पर देखिए ऑप्शन ए है जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। तो इसका सही आंसर क्या है, जहांगीर।
क्योंकि जहांगीर को फोटो में बहुत अधिक रुचि थी। ठीक है, यहाँ तक एक कहानी मिलती है। जब मैंने किताब पढ़ना शुरू किया तो कहानी मिली कि एक अंग्रेज अपनी बीवी का तस्वीर अपने महल में लगाए हुए था। अच्छा, जहांगीर कुछ खास ओकेजन पर गलियों से गुजरा करता था और जहाँ कहीं भी कुछ, जिसके घर में कुछ मूल्यवान वस्तु या कुछ खास जो उसको प्रिय अगर लगा तो वो ले लेता था। जहांगीर जैसे ही अंग्रेज के यहाँ पहुँचा तो उसकी बीवी की तस्वीर उसको भा गया और इस कारण वो तस्वीर अंग्रेज से मांगा। अंग्रेज बेचारा परेशान हो गया, क्या करे क्या ना करे, बादशाह की बात है। तो फिर किसी तरह जहांगीर को उसने समझाया कि ये मेरी बीवी की तस्वीर है, तब जाकर के शाहजहां छोड़ा। ठीक है, चलिए, तस्वीरों से जहांगीर को बहुत लगाव था। ये जहां हम शाहजहां बोल दिए वहां जहांगीर समझिएगा। शाहजहां गलत कह सकते हैं कि बोल दिए। शाहजहां वास्तव में जो भी स्थापत्य कला था, खास करके मकबरे वगैरह, जैसे ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया। तो इस तरह से बहुत सारे मकबरे या कह लीजिए कि लाल किला, इस तरह के जो बड़े बेहतरीन जो सुंदर किले थे मुगल समय में, वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया। चलिए, सबसे अधिक किले वगैरह का निर्माण शाहजहां के काल में हुआ। लेकिन फोटो की बात करें तो जहां गिर गया वहां फोटो ही गिरा पूरा। अगर जहांगीर आज के ज़माने में होता तो पूरा सेल्फी खींचता, हर मिनट पर एक सेल्फी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन ए, राजस्व एकत्रित करने हेतु। ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ऑप्शन सी, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु। और ऑप्शन डी, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। मध्यकालीन भारतीय मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी, अशोक। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। और ऑप्शन डी, शिवाजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान की जब बात होती है तो शिवाजी लगाएंगे टिक। ठीक है, अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में कुछ इस तरह से थे। उसके यहाँ दरबार में 9 रत्न थे, या कह सकते हैं कि 9 लोग रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी, बलबन। और ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। और ऑप्शन ही है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक नहर की बात आए तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का प्रयोग कौन करता था? ऑप्शन ए, डच। ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। ऑप्शन सी, पुर्तगाली। और ऑप्शन डी, अंग्रेज। और ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाली। ये लुटेरे थे शुरू से, हालांकि सब तो लूटने ही आए थे, लेकिन ये लोग इतने गिर गए थे कि समुद्री डकैती भी शुरू कर दिए थे। हुगली नदी वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, तो उसके मुहाना पर ये लोग क्या करते थे? हुगली नदी के आसपास लूटपाट करते थे। कौन? पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन बी, कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। और ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर बर्न्स। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई ही उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है कैप्टन स्लीमैन। ठगों के उन्मूलन के लिए ध्यान रखिएगा, कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अफगानिस्तान के समय ऑप्शन है
लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन ही अब बोलेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगा तब ही बोलेंगे। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति लॉर्ड लिटन ने आक्रामक नीति अपनाई थी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सही आंसर लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन बी श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी भक्ति लक्ष्मी देसाई। तो इसका सही आंसर है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू हो जाती। लेकिन भारतीय महिला नहीं कह रहा है, कह रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट है, यह 1917 में ही बन गई थी, जबकि सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। और दूसरा सत्याग्रही अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा सत्याग्रही पूछे तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है प्रथम सत्याग्रही, तो इसका सही आंसर है विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी रामचंद्र और ऑप्शन डी तारकनाथ दास। इसका सही आंसर है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी महादेवलाल सराफ, ऑप्शन सी कुमार मिश्रा और ऑप्शन डी सत्यनारायण। तो इसमें ऑलरेडी टिक लगा हुआ है, महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह महादेवलाल सराफ के नेतृत्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। सन 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए राहुल शंकरत्यायन, ऑप्शन बी यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद और ऑप्शन डी स्वामी योगानंद। तो अंबारी सत्याग्रह की जब बात आएगी तो राहुल शंकरत्यायन सही आंसर होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1917 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। तो देखिए करंट अफेयर्स का है, इसलिए इस पर फोकस करना जरूरी नहीं है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन सी महालवाड़ी प्रथा और ऑप्शन डी दहसला प्रथा। तो इसका सही आंसर है रैयतवाड़ी प्रथा। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया था। मतलब मद्रास प्रेसिडेंसी मतलब ये कि वर्तमान में जो मद्रास है, तमिलनाडु में जो मद्रास है, उस समय मद्रास ही कह लीजिए कि एक राज्य के तौर पर था, तमिलनाडु नहीं था, मद्रास ही था। और मद्रास से सम्मिलित और भी जो वर्तमान में वहाँ पर आसपास पड़ोस शहर हैं या राज्य हैं, तो मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग माने जाते थे। ठीक है, जबकि महालवाड़ी प्रथा पंजाब वाले क्षेत्र में चलाया गया था। महालवाड़ी प्रथा में क्या था कि समझ लीजिए जिस तरह से कहते हैं ना मोहल्ला, तो एक खास मोहल्ले को, अलग अलग मोहल्ले को बांट दिया गया था और वहाँ पर जो खास आदमी कोई अगर है तो उस खास आदमी को वहाँ कह लीजिए कि हेड बना दिया गया और उसको कह दिया गया कि इस मोहल्ले का तुमको टैक्स कलेक्ट करके जमा कर देना है। तो इस तरह से महालवाड़ी प्रथा था, मतलब कि डायरेक्ट नहीं था, बीच में एक बिचौलिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक करंट अफेयर्स का है, तो करंट अफेयर्स हम लोग छोड़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है?
मतलब है कि डायरेक्ट पैसा वैसा नहीं कह लीजिए कि किसी को मिलता है ना कोई देता है वगैरह, इस तरह की बात। तो ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक और ऑप्शन डी इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक वगैरह जो भी है, भारतीय स्टेट बैंक, ये डायरेक्ट आपको आप पैसा लेन देन करते हैं। इलाहाबाद बैंक में जाते हैं या उसके एटीएम में जाते हैं, पैसा ले लेते हैं कि नहीं। एसबीआई में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। इसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपके प्रखंड वगैरह में, अगर आप गांव में रहते होंगे तो प्रखंड में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, तो वहाँ आप अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ से पैसा वगैरह निकालते हैं। लेकिन नाबार्ड एक ऐसी संस्था है, वास्तव में बनाया तो क्या है किसानों के लिए, कृषकों के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट किसान को पैसा नहीं देता है, ये देता है बैंक को कि किसान को कर्ज दीजिए, और बैंक देते हैं किसान को। लेकिन नाबार्ड के सपोर्ट के बावजूद भी वर्तमान में स्थिति ये है कि ये नाबार्ड पैसा वैसा किसी को देता नहीं है। कम से कम बिहार में तो हालत बहुत ख़राब है। नाबार्ड जो है बैंक को दिया और बैंक अपने खुद रख लिया, उसके बाद वापस फिर दिखा दिया कि भाई देखो हमारा पास से कोई लिया ही नहीं, क्योंकि लोन उनके चक्कर में जब बैंक लोग पड़ते हैं तो फिर वसूलना भी होता है और वसूलना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये नाबार्ड जान लीजिए कि इसका 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था शिवरामन समिति की संतुष्टि पर। मतलब शिवरामन समिति शिवरामन समिति एक बनाया गया था, शिवरामन उसमें हेड थे और साथ में कई लोग थे, और उन्होंने कहा कि भाई साहब एक नाबार्ड संस्था बनाइए। उन्होंने रिपोर्ट दिया और इस तरह से काम करेगा, तमाम चीज़ तैयार करके दिया, और इसीलिए कहते हैं कि शिवरामन समिति की संतुष्टि पर 12 जुलाई 1982 को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका सही आंसर सी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितना प्राप्त होती है? तो प्रति माह प्राप्त होती है 3000। स्क्रीन पर देख रहे हैं और भी ऑप्शन है, 3500, 2000, 1500, 3000। तो इसका सही आंसर है 3000 रुपया प्रति माह। 60 वर्ष की आयु यानी कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो सरकार इस योजना के तहत आपको 3000 रुपया देती है मंथली, लेकिन फ्री में नहीं देती है। आपको 18 साल की आयु से पैसा अगर जमा कर रहे हैं 60 साल की आयु तक, हर महीने एक अमाउंट है, उस अमाउंट को जमा करना होता है। इसी तरह से अगर 18 साल नहीं 40 साल के बाद आप जमा करते हैं तो 40 साल के बाद आपको हर मंथ 200 रुपये जमा करना होता है 60 साल तक। तो आपको 3000 रुपया फिर पर मंथ पेंशन देगी सरकार। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया योजना है। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन ए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी नाबार्ड। तो इसका सही आंसर है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सोचने वाली बात है, नाम ही है कृषि लागत, लागत मतलब जो पूंजी इन्वेस्ट हुआ, और मूल्य आयोग, ये नाम से ही मालूम चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रा, ऑप्शन बी जीडीपी, ऑप्शन सी जनसंख्या और ऑप्शन डी जीएनपी। तो इसका सही आंसर है जीडीपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया गया? एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब इधर लगातार करेंट अफेयर्स का होगा, इसलिए इधर जो भी करेंट अफेयर्स का है उसको छोड़ते हैं। यहाँ देखिए 26 नंबर फिर क्वेश्चन आपका है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? तो इसको ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है जियोलॉजी, ऑप्शन बी सेरोलॉजी
ऑप्शन डी ओरोलॉजी और ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर है, हड्डियों की अध्ययन की जब बात करेंगे तो इसका सही आंसर है ऑस्टियोलॉजी। जियोलॉजी कहते हैं पृथ्वी के अध्ययन को, सेरोलॉजी कहते हैं एंटीबॉडी एंटीजेन के अध्ययन को। यार एंटीबॉडी वही जो कोरोना में सुनते हैं एंटीबॉडी कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो रहा है, क्या हो रहा है, जो भी अल्लर बल्लर, तो जो एंटीबॉडी वगैरह की पढ़ाई करते हैं सेरोलॉजी। और ओरोलॉजी किसको कहते हैं, तो अगर पहाड़ का अध्ययन कर रहे हैं, किसका, पहाड़ का, तो इसको कहेंगे ओरोलॉजी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका सही आंसर है, और सही आंसर से पहले ऑलरेडी इसमें टिक लगा हुआ है इसलिए बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर है विषाणु। विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर यानी 28 नंबर। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी तिल्ली और ऑप्शन डी अग्नाशय। देखिए लिम्फोसाइट जो WBC है उसी को लिम्फोसाइट कहते हैं। तो जितना भी प्रकार के सेल होता है, चाहे वो RBC रहे, WBC रहे या फिर प्लेटलेट्स रहे, इन सब का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिए, अगर कहेगा कि भ्रूण में RBC का निर्माण कहाँ होता है या जो भी आगे अगर WBC वगैरह पूछेगा, तो खास तौर से RBC की बात करें तो ये तिल्ली यानी कि स्प्लीन भी कहते हैं, प्लीहा भी कहते हैं, तिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। यदि भ्रूण कहेगा तब, यानी कि गर्भावस्था में बच्चे में RBC का निर्माण कहाँ होता है तब। यहाँ लिम्फोसाइट है तो अस्थि मज्जा, या RBC अगर इसकी जगह लिम्फोसाइट की जगह अगर RBC होता, प्लेटलेट्स होता, तो भी अस्थि मज्जा ही आंसर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इसका ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन और ऑप्शन डी इंसुलिन। अब देखिए है ना कमाल, थायरोक्सिन आप बहुत लोगों को सुने होंगे कि थायराइड के बीमारी हो गया है ना। तो थायराइड के बीमारी में क्या होता है, गला के पास होता है थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, यह वाला सूज जाता है। सूज जाता है काहे, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन है, क्योंकि जो आयोडीन है उसका कमी हो जाता है, कमी हो जाता है तो बेचारा और जोर से जोर लगाना पड़ता है उसको कि किसी तरह तो कन्हू से नोच ले आयोडीन और शरीर को दे दें, और नहीं मिलता है तो चूंकि मिल नहीं रहा, काम बेचारा को खूब करना पड़ रहा है तो सूझ जाता है ज़्यादा काम करे के कारण। जैसे आप मान लेते हैं कि कभी नहीं दौड़ लगाए हैं, अब एकाएक दौड़ना शुरू कर दीजिए तो आपका गुड़वा का होगा, सूझ जाएगा, है ना, काहे कि ज़्यादा काम कर लिए। तो इसका सही आंसर है जो ये है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो उसको कहते हैं थायराइड बीमारी हो गया, ठीक ना। अब देखिए टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये टेस्टिस से रिलीज होता है, मतलब निकलता है। एड्रेनलिन किडनी पर होता है वलकुट, एक ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, जैसे मान लेते हैं आपका किडनी है तो इसके ऊपर क्या होता है, वलकुट होता है, तिनकोन होता है, देखिए ऐसा इस तरह से तिनकोन होता है, छोटा सा होता है, बहुत छोटा, तो इससे निकलता है एड्रेनलिन। और इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है। आप जानते हैं कि इंसुलिन के कमी हो जाने से क्या होता है, चिनिया रोग हो जाता है, शुगर हो जाता है, क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसी तरह से क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में कॉपर पाया जाता है, तो ये देखिए उस कंडीशन में इंसुलिन सही हो जाएगा। इंसुलिन में कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स किसके कारण होता है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया रे सांभा। ये देखिए इसका ऑप्शन है हेलमिंथ,
ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक फंगस, ऑप्शन डी विषाणु वायरस। तो एड्स होता है विषाणु से। किससे? विषाणु से। और एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये रोग के नाम है, लेकिन विषाणु के नाम है HIV। क्या नाम है? HIV। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 में है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक ऑप्शन ए केजी पर वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी केजी पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी केजी पर mm और ऑप्शन डी केजी पर घन सेंटीमीटर, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से सभी। ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? देखिए, इसका ऑप्शन जो है ई उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सही है। दाब का मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दरअसल दाब का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर F/A होता है ना। अब प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स को हम SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और पर, ये बटा को पर कहते हैं, और एरिया को मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? दाब का मात्रक अगर पूछेगा तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अरे कालिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया रे। ऑप्शन ए 5 मिनट में, ऑप्शन बी 6 मिनट में, ऑप्शन सी 8 मिनट में, ऑप्शन डी 10 मिनट में। अब बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो बिना देखे शूट कर दीजिएगा महाराज। देखिए, सी इसका सही आंसर है 8 मिनट में। कभी कभी 8.5 मिनट भी ऑप्शन में दे देगा, तो इसके आसपास जो भी देगा उसमें दंदना के टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, इसका ऑप्शन है बल, बी दाब, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी त्वरण। अब देखिए, कोई बल लगाइएगा तो कन्हू न कन्हू में तो कोई चीज लुढ़कबे करेगा। अब कहिएगा कि हम दीवार पर लगावेंगे, नहीं लुढ़केगा। दीवार पर लगाइएगा तो अरे डायरेक्शन है ना कि वहीं में लगा रहे हैं, कन में लगा रहे हैं, तो बल है। अब देखिए वेग, वेग में भी डायरेक्शन है और वेग को मापते हैं मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में। उसी तरह से त्वरण है, त्वरण भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो कहने का मतलब कि इन लोगों का ये वाला तो है ही और डायरेक्शन भी है, वेग भी कि कहीं न अगर वेग है तो साथ में स्पीड है तो कहीं न कहीं तो जा रहा है। त्वरण वही चीज है, वेग कितना परिवर्तन वेग में हो रहा है उसको त्वरण कहते हैं। समय के साथ, जैसे एक्सीलेटर, त्वरण को समझिए, जो आप गाड़ी में एक्सीलेटर देते हैं तो समय के साथ परिवर्तन होता है ना। आप कस के गाड़ी के कान चाँप देते हैं, एक्सीलेटर देते हैं, दंदना के आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब खास करके आगे जब कोई से निकलना होता है कि हमारा ज़्यादा हीरो बनेगा तो आप तो धर के एक्सीलेटर दबाते हैं, वही है त्वरण। तो उसमें क्या है, आप जो उसका टाइमिंग था उससे ज़्यादा स्पीड में आप कर दिए, मतलब कम समय में आपका ज़्यादा स्पीड हो गया, और उसी समय में उतना ही समय में जो आपके बगल में चला रहा था उसका स्पीड कम है, तो आप ज़्यादा त्वरण से आगे गए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? और ऑप्शन है प्रतिबल, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी विकृति और ऑप्शन डी दाब। तो देखिए, प्रतिबल, बल, दाब, ये सब का यूनिट होता है, मात्रक होता है। यूनिट कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ तौलना है तो केजी वो मात्रक है, कोई लंबाई मापना है तो मीटर मात्रक है। तो इसका विकृति एक ऐसा चीज़ है जो कि इसका कोई मात्रक नहीं है। विकृति मतलब कोई चीज़ के चाँप दिए, टेढ़ मेढ़ कर दिए, लोटा था पटक दिए 3-4 बार, अब ओकरा में विकृति आ गया, तो थोड़े कहिए कि 4 सेंटीमीटर ये विकृति आ गया, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं। ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य,
ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय और ऑप्शन डी ध्रुवीकृत। इसका सही आंसर है अनुदैर्ध्य। देखिए बहुत बार आपको देगा ऑप्शन में अनुप्रस्थ भी, इसमें नहीं दिए हुए हैं। अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रॉपर्टी किसका, लाइट का। मतलब ये कि जो प्रकाश, आप मान लेते हैं आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं तो स्क्रीन से आपकी आंख में लाइट जा रहा है तो अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, कनवा में जा रहा है दंदना के, तो वो अनुदैर्ध्य तरंग है। जो सुन रहे हैं आप, हम बोल रहे हैं, वो अनुदैर्ध्य तरंग, आप देख रहे हैं, मैंने दोनों काम सोचिए एक साथ हो रहा है, दोनों काम आप एक साथ, अनुदैर्ध्य तरंग भी आपके पास पहुंच रहा है और अनुप्रस्थ भी। तो इसको पकड़ेंगे कैसे, देखिए ध्वनि में ध है आधा, यहाँ अनुदैर्ध्य में ध है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य से ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं रहेगा कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ, तो प्रकाश है, देखिए प है इसमें, और अनुप्रस्थ में भी प है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। ऑप्शन ए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो इसको आप बना पाइएगा, नहीं याद रहेगा नहीं बना पाइएगा। तो आसानी से याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, फॉर्मूला C/100, ठीक है, C/100 बराबर F - 32/180। अब मान लेते हैं आपको निकालना है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस दिए हुए है, तो यहाँ जो सेल्सियस है इसके जगह 50 रख दीजिए और जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये सही आंसर इसका आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 50 डिग्री को जब कैलकुलेट कीजिए इस फॉर्मूले से तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल वाला एग्ज़ाम में पूछा था, जब ग्रेजुएट लेवल बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हुआ था, सेम यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी गुणवत्ता। तो हर्ट्ज में मापा जाता है आवृत्ति, क्या, आवृत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी सेरेबेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। मतलब है कि आपका शरीर का तापमान की बात करें, जैसे बुखार लगता है तो ये हाइपोथैलेमस से ही बुखार लगवाता है। ऐसा नहीं कि शरीर अपने मन से कहा कि आज जो है बुखार लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या, हाइपोथैलेमस आपको बुखार लगवाता है। तो अब सवाल है कि शरीर अपने आप को गर्म क्यों करता है? जैसे ही आप किसी चीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जिससे भी, तो शरीर उसको मारना चाहता है और मारने के लिए क्या करता है कि शरीर को गर्म करता है, लेकिन इस चक्कर में बेचारा खुद ही बीमार हो जाता है, ठीक है। मतलब है कि चल फिर नहीं पाता है, शरीर का सिस्टम सही से काम नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्टामीटर और ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो विद्युत धारा की बात करें तो इसको मापा जाता है एमीटर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। विद्युत शक्ति की इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी कूलम्ब और ऑप्शन डी वाट। तो विद्युत शक्ति की या कोई भी शक्ति की बात करें, जैसे शक्ति आएगी तो यहाँ पर आपको सही आंसर हो जाएगा वाट, ठीक है। क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति को हमेशा वाट में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मालदीव और ऑप्शन डी क्यूबा।
तो इसका सही आंसर है सबसे ज़्यादा द्वीप 2500 से भी अधिक द्वीप हैं इंडोनेशिया में। ठीक है, बगल में ही है इंडोनेशिया। अब सोचिए कि इंडोनेशिया दूर है, तो ऐसा नहीं है, बगल में ही है। कैसे? क्योंकि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उससे बहुत ही कुछ ही किलोमीटर आगे इंडोनेशिया शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड और ऑप्शन डी ईरान। तो इसका सही आंसर है सबसे अधिक केसर उत्पादन करने की बात करें तो ईरान। ठीक है, अभी पटना में ट्रेड फेयर लगा हुआ है और ईरान के लोग यहाँ पर केसर लेकर के आए हैं, अपने काउंटर पर केसर बेच रहे हैं। काफ़ी सुगंधित, दूर से ही इतना बेहतरीन सुगंध होता है कि आप ये जो केसर पान मसाला वाला आपके साथ आपको देता होगा वो तो उसके सामने डुप्लीकेट लगेगा या शायद डुप्लीकेट ही है, लेकिन वो जो केसर वास्तव में ईरान का है, क्या उसका तो मतलब बखान नहीं किया जा सकता है, बड़ाई के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है। चलिए दूसरे नंबर पर स्पेन है, पहले नंबर पर तो ईरान है और दूसरे नंबर पर स्पेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी कनाडा और ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी फ्रांस। सही आंसर है कजाकिस्तान, सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है और दूसरे नंबर पर है कनाडा। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछते कि यूरेनियम का भंडार सबसे अधिक किस देश में है तो उस समय आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। ऑप्शन ए अन्नामलई पहाड़ियां, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी कार्डेमम पहाड़ियां और ऑप्शन डी सेवरय पहाड़ियां। इसका सही आंसर है कार्डेमम। अब ये देखिए, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी पॉइंट है भारत के मुख्य भूमि का, जैसे भारत इस तरह से, तो जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी है और उस सबसे दक्षिणी पहाड़ी भारत अगर उत्तर से दक्षिण को ले तो सबसे अंत में है कार्डेमम पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछता है कि भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी बताइए, मतलब या फिर ऐसे भी कह सकता है कि दक्षिण भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है, तो उस समय भी आंसर हो जाएगा कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ पर चूंकि इलायची बहुत अधिक होती है इसलिए इसका नाम है कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम मतलब होता है ये इलायची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? ऑप्शन ए शंख, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी दक्षिणी कोयल और ऑप्शन डी बराकर। तो गंगा नदी घाटी की बात करें और इसकी उप नदी की बात करें तो उत्तरी कोयल है। उत्तरी कोयल वास्तव में सोन की सहायक नदी है। ठीक है, तो सोन की सहायक नदी उत्तरी कोयल है और सोन जाकर के मिलती है गंगा में, तो यानी कि गंगा घाटी की भाग कह सकते हैं कि गंगा नदी घाटी का भाग ही, या कह सकते हैं कि गंगा नदी के उप नदी है और इसीलिए उस घाटी का भाग इसको मान लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ऑप्शन ए कानन देवन, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी दार्जिलिंग और ऑप्शन डी गिरनार। अब देखिए, कानन देवन की बात करें इस पर चाय बागान है, बात करते हैं नीलगिरी, इस पर भी है। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में, देखिए दक्षिण भारत में या पूर्वोत्तर भारत में अगर कोई पहाड़ी रहेगा तो वहाँ चाय होगा। गिरनार क्या है ना कि ये है गुजरात में और इसीलिए यहाँ पर चाय की खेती नहीं होती है, लेकिन एकदम दक्षिण में चलिए नीलगिरी तमिलनाडु में तो होती है। दार्जिलिंग पश्चिमोत्तर भारत में है, मतलब ये कि अगर आप इधर देखते होंगे तो ये पश्चिम बंगाल में है दार्जिलिंग, इस पर होती है। कानन देवन है कर्नाटक में और यहाँ भी होती है चाय की खेती। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? गिरनार, मतलब गिरनार में चाय की खेती नहीं होती है। चलिए
हाँ, चलिए आगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार। क्या हो जाएगा? गिरनार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, सबसे अधिक जंगल। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन डी लक्षद्वीप और मिनी कोय द्वीप। तो देखिए कैम्बे की खाड़ी इसका सही आंसर है। बाकी जो देख रहे हैं मन्नार की खाड़ी, ये भारत के सबसे दक्षिण में है। और दक्षिण में जैसे देखिए लक्षद्वीप और मिनी कोय भी भारत के दक्षिण में है, जो कि केरल के पास है। कच्छ की खाड़ी गुजरात के पास है। तो ये सब जो है प्रवाल भित्ति से, मूंगा द्वीप कहते हैं, तो ये सब जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। जबकि कैम्बे की खाड़ी गुजरात में ही है, लेकिन ये प्रवाल भित्ति से नहीं बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई? ऑप्शन ए ईसाई, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी सिख और ऑप्शन डी जैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग 50-50 क्वेश्चन रोज करेंगे। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए भील गुजरात सही है, गद्दी हिमाचल प्रदेश सही है, कोटा तमिलनाडु सही है, टोडा केरल गलत है। टोडा जनजाति भी तमिलनाडु में ही पाई जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? टोडा केरल वाला। चलिए नेक्स्ट अगले क्लास में देखेंगे आगे। इससे आगे क्लास में बने रहिए ताकि आपका बीपीएससी का सारा क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो सके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।